जब से सिपाही से बनल हवलदार रे, नथुनिए पे गोली मारे सैया हमार रे, उन्हें दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे। कि हिमेश के साथ तो मैं काम करने के लिए नहीं तैयार था। द क्रेडिट गोज टू सतीश कौशिक कि बड़ी मुश्किल से मुझे मना के तेरे नाम में लेके आए। पहले हिमेश को देखता था तो मुझे लगा इस आदमी का एटीट्यूड ठीक नहीं है और मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, इसके साथ जमेगी नहीं मेरी। दा 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 दा, तो उसमें प्रीतम कोई डमी वर्ड गाता था, मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला। वो जैसे ही लैला सुने आदित्य का दिमाग खराब, यार कहाँ पुराने ज़माने का शब्द लेके आ रहा, लैला पहला मुझे नहीं चाहिए। मुझे याद आया कि यार इस पिक्चर का टाइटल है धूम। मैंने बोला अगर ये कहीं धूम इसमें फिट कर दूं मैं तो ऑटोमेटिकली धूम मचा ले धूम। अरे मैंने बोला ये तो खेल हो गया। मतलब दो गाने मैं चाह रहा हूँ आपसे जानना। पहला गाना जिसने इंडस्ट्री को ये मजबूर कर दिया पहचानने को, यस समवन हैज अराइव्ड। दूसरा गाना जिससे आप ऑल ओवर इंडिया या पैन इंडिया पॉपुलर हो। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। और वो गाना था नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है कोई वो तुम। इस गाने ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कई साल पहले एक सपना था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं। 2 मिनट में सौदागर की कहानी ख़त्म हुई सुना के 1 सेकंड में उन्होंने मुखड़ा बोल दिया कि ले सुभाष तेरा टाइटल गाना लिख दिया, दिल ले ले दिल देकर सौदागर सौदागर सौदागर। सनी देओल, जैकी श्रॉफ, शेखर कपूर उसके डायरेक्टर थे। बड़ी पिक्चर थी और राजा हिंदुस्तानी बात छोटी फिल्म उस हिसाब से, छोटे बजट की फिल्म थी। नदीम श्रवण के नो डाउट सबसे फेवरेट कुमार शानू और याग्निक थे। आनंद मिलिंद ने उदित नारायण को जन्म दिया। शायर जितना बूढ़ा होता है शायरी उतनी जवान होती है, तो बहुत जल्दी इनको जवाब देने वाला हूँ। कितने अरमान मान 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी हाय हाय आस। तो सर आपके लिखे गानों के अंतरे तक हमें याद है, क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तना रहता है, बेकरारी तो जाने जहाँ लम्हा रहती। धुरंधर में गाने बैकग्राउंड में यूज किए गए, सो कहीं ना कहीं वो शिद्दत ख़त्म हो गई। मुझे एक फिल्म याद आ गई, ऋषि कपूर और नंदा की एक फिल्म, जब जब फूल खिले, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। जैसे इसने वो गाना शुरू किया ना, झलक दिखला जा एक बार आ जाया, अरे ऐसा मुझे लगा कि क्राउड पागल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पूरा। दैनिक जागरण का एक पेपर कटिंग मुझे भूलती नहीं, झलक दिखला जा एक बार आजा, गुजरात या कहीं की जगह थी। लोग बताते हैं कि किसी जगह पे भूत आने लगे थे सर। आपने सुनी है खबर? अरे बाप रे, उस वक्त तो लोग डरते थे। एक बार मेरे घर में भी लोगों ने बुलाया, लगा के देखते हैं कि सब, कहीं बोले सांप आता है, कहीं बोले भूत आता है, बोले साला गाने में कुछ गड़बड़ है क्या। तो कई बार कुछ कुछ गानों के साथ ये सब किदवंतियाँ चल जाती हैं। जिस आदमी ने आशिक रहा, मतलब खई के पान बनारस वाला और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और रोते हुए आते हैं हम हंसता हुआ जो जाएगा, उस आदमी को इस इंडस्ट्री ने नकारा। उनको म्यूजिक का सेंस नहीं था, मगर उनको ये सेंस था कि कौन सा गाना हिट है और कौन सा गाना फ्लॉप है। 1 सेकंड लगता था उनको ये बोलने में। मैं तुमको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुना। आशिक का कलेजा हो और इनका तीर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदी की प्लेलिस्ट बने और उसमें समीर ना हो। टॉप सीक्रेट के सभी दर्शकों का स्वागत है और आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट कयामत तक आपको याद रहने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो आपके मोबाइल में घुस चुके हैं। आप चाहे जेनजी हो, मिलेनियल हो,
किसी भी पीढ़ी में आपका जन्म हुआ हो, किसी भी दशक से आपका ताल्लुक है, इनके लिखे गाने आपके जीवन की शुरुआत करते हैं और हो सकता है आप उन्हीं नगमों को सुनकर चैन की नींद भी सोते हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारी उत्सुकता देख के और तुम्हारे कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमको मेरे बारे में जितना पता है और जितना कुछ तुम मुझे बताते हो, तो लगता है कि बहुत कम लोग ऐसा पॉडकास्ट करते हैं जो बहुत क्लोजली मुझे जानते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं और मुझे समझ के वो मुझसे बात करना चाहते हैं। कई बार तो ऐसे भी हादसे होते हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता कि मैं गीतकार हूँ कि संगीतकार हूँ, वो भी पॉडकास्ट के लिए बुला लेते हैं। मेरी एक आदत है कि मैं किसी को जल्दी ठुकराता नहीं हूँ, क्योंकि एक बड़ी मोहब्बत से लोग बुलाते हैं तो मुझे लगता है जाना चाहिए। मगर तुम्हारे यहाँ आने के लिए मैं खुद भी बड़ा उत्सुक था। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला ही सवाल शुरू करते हैं। ये जेंजी वर्ल्ड में समीर अंजान, द लेजेंड समीर अंजान, द लिविंग लेजेंड समीर अंजान, इस जेंजी की दुनिया में खुद को असहज पा रहे हैं, चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, या फिर आनंद ले रहे हैं इस नई जनरेशन को अपनी कलम से रोमांचित और मनोरंजन देने का? बस अब यही जो तुमने बात कहा ना कि मैं बहुत रोमांचित हूँ और मैं ये चुनौती स्वीकार कर चुका हूँ, क्योंकि ये तो फैसला बहुत पहले से किया हुआ है। एक मेरा बड़ा खूबसूरत शेर है कि ना पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये जो वादा है ना कि कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी जेनजी हो कि रेट्रो हो कि मिलेनियम हो, कोई भी हो, अगर जिस दिन ये लग गया कि नहीं अब ये चुनौतियाँ स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है या थोड़ी मुश्किलाहटें आ रही हैं, तो मैं कलम रख दूंगा, फिर मैं लिखूंगा ही नहीं। वो ज़बर जीना वाला काम मुझसे कभी नहीं हो सकता। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो मैं इनको जी रहा हूँ, अभी मैं इनको जी के इनको बताना चाहता हूँ कि शायर जितना बूढ़ा होता है, शायरी उतनी जवान होती है। तो बहुत जल्दी इनको जवाब देने वाला हूँ और मेरे ख्याल से विदिन 5-6 मंथ मैं कुछ ऐसे गाने लिखने वाला हूँ जो लोग सरप्राइज करेंगे कि ये जेनजी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं समीर जी। मैं देखो, पीढ़ी कोई भी हो, हर पीढ़ी में कुछ खूबियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। मैं उन बुराइयों पे बहुत गौर नहीं करता, मेरी नज़र उन खूबियों पे होती है कि इनमें अच्छा क्या है। जो अच्छा है, और दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर वेरी ब्रिलियंट। एक सही मार्गदर्शन की हर पीढ़ी को ज़रूरत होती है और वो मार्गदर्शन करवाती है पुरानी पीढ़ी। तो अभी चूँकि मैं कई जनरेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हर जनरेशन को पढ़ा, समझा। इवन जब 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी, जब मैंने लिखा था तो लोगों को झटका लगा था कि समीर जी अच्छा अब हमारे पास भी आ गए हैं। एक गाना मैंने लिखा था, वो आरोप भी लगा था, तुमको याद होगा, एक बड़ा मशहूर गाना था हेरा फेरी 2 का, और अक्षय कुमार का गाना है, जिसमें मुझे आरोप लगा कि ये आपने इंग्लिश लिखना कब से शुरू किया। उस एक गाने में मैंने कितनी भाषाओं का प्रयोग किया है, और किया इसलिए है क्योंकि उस वक्त भाषा का खिचड़ीकरण शुरू हो गया था, और अभी भी है वो। अभी शुद्ध हिंदी बोलने वाले या पूरी तरह से इंग्लिश बोलने वाले, अब जो बच्चे बात करते हैं उसमें थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी मराठी, थोड़ी हिंदी, थोड़ी पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं का मिक्स मैच है। तो गाना मैंने लिखा था, तुमको भी याद होगा, बड़ा मशहूर गाना है कि कितने अरमान मान 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी हाय हाय आस। तो सर, आपके एक लिखे गानों के अंतरे तक हमें याद है, क्यों मेरा दिल तेरे प्यार में तना रहता है, बेकरारी जाने जहाँ लम्हा रहता। तो अब यही है मेरे टारगेट पे, मेरे निशाने पे, मेरे तर्कस पे, अब यही लोग हैं। अब
देखता हूँ कि मैं उस इम्तिहान में कितना सफल हो पाता हूँ। सर आपकी कलम में जो जादू है, आप मानिए ना मानिए, आप कुछ भी बोलते हैं वो श्रोताओं को अच्छा लगता है। यही वजह है कि कई बातें पॉडकास्ट में आप कुछ किस्से ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, दर्शक उतनी ही उत्सुकता के साथ सुनते हैं। और इनफैक्ट एक आपका किस्सा है, उस पर हम बाद में आएंगे, पंचम दा वाला, जब उन्होंने बुलाया था आपकी आपकी हाँ सुनने के लिए, आप इमोशनल हो गए थे। वो सुन के हमें, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे। पर चूंकि टॉप सीक्रेट के दर्शकों, आपके लिए द लिविंग लेजेंड समीर जी का ये पहला पॉडकास्ट है, तो आपको हम उसी तरह इस पॉडकास्ट को प्रस्तुत करेंगे कि जैसे समीर जी पहली बार किसी को इंटरव्यू दे रहे हो। सर मेरा सवाल ये है, एक विरासत तो थी ही आपके पास, पिताजी भी आपके सुपर हिट गाने दे चुके थे, किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, लेकिन एक वो गाना जिससे इंडस्ट्री ने आपको पहचाना, और एक वो गाना जिससे सड़क पर, पान की दुकान तक, गली तक, स्कूल कॉलेज तक, आप मतलब दो गाने मैं चाह रहा हूँ आपसे जानना। पहला गाना जिसने इंडस्ट्री को ये मजबूर कर दिया पहचानने को, यस समवन हैज अराइव्ड। दूसरा गाना जिससे आप ऑल ओवर इंडिया या पैन इंडिया पॉपुलर हो गए, ऐसे। देखो बेटा, जो पहली हिट फिल्म थी वो थी दिल, और दिल का वो गाना इंद्र कुमार जी की, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। उस गाने ने उस पीढ़ी को ये बता दिया था, क्योंकि वो मेरी पीढ़ी थी, मेरा कॉलेज का जो अपना अनुभव था, मेरे प्यार करने के जो तौर तरीके थे, मैंने जब वो लिखा तो कहीं ना कहीं उसका एक आइडेंटिफिकेशन हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में लोगों को लगा, उस पीढ़ी को, कि आया मेरा राइटर आया। तो वहाँ से एक पहचान बनी, और उसके तुरंत बाद एक माइलस्टोन फिल्म आ गई जिसके लिए मुझे पहली बार फिल्म फेयर मिला, वो थी आशिकी। और वो गाना था, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है कोई वो तुम। इस गाने ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कई साल पहले एक सपना था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं, मगर उसके बाद से लेके आज तक पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं मिला। और वही ये फिल्म थी जहाँ जिस रास्ते से गुजरा हूँ, जिस गली से गुजरा हूँ, जिस दुकान से गुजरा हूँ, जिस गाड़ी से गुजरा हूँ, वहीं पे आशिकी 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 और आशिकी चल रही थी। तो वो फिल्म जो थी उसने मुझे जन जन के हृदय तक पहुंचा दिया, और मुझे जो कुछ ड्रीम था मेरा, सब कुछ उस फिल्म ने दिया। और सर आपकी कामयाबी में आप नदीम श्रवण को क्या मानते हैं कि उन्होंने आपको संपूर्ण किया, आपकी मदद की, या आपने उनकी मदद की, या ये अटूट रिश्ता था? समीर के साथ जो शब्द आता है, ठीक है, निखिल विनय तक आपने उनके साथ काम किया, मेरे ख्याल से संजीव दर्शन के साथ भी काम किया, आनंद मिलिंद के साथ काम किया, ऐसा कोई संगीतकार नहीं। और हिमेश के साथ जो आपने किया है, वो हिमेश, देखिए तेरे नाम के हिमेश अलग है, वो 90s वाले हैं। उसके बाद जब हम आते हैं और हिमेश रेशमिया की बाकी फिल्में, आशिक बनाया आपने अक्सर, यहाँ वाला जो एक ट्रेंड शुरू होता है युवाओं को ऐसे गाने देने का जो यूथ एंथम बन जाता है। इन सब के बीच में जैसा कि आपने बताया आशिकी आई, आशिकी ने सर अगर ऐसा कहा जाए कि टी सीरीज को भी एक बूम दिया। नो डाउट अबाउट। और उस फिल्म ने बहुतों को जीवन दिया। तब सर टी सीरीज आ गई थी या सुपर कैसेट ही थी? नहीं, टी सीरीज तो शुरू से ही है। तो टी सीरीज, और मैं अपनी सफलता का बहुत बड़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ गुलशन जी को। वो बेइंतहा मुझे प्यार करते थे, मुझ पे उनका यकीन बहुत था, और वो जब तक जिंदा थे, मेरे रहते उन्होंने वो मकाम किसी को दिया नहीं, वो स्थान किसी को नहीं दिया। वो बोलते थे कि समीर जी, मैं जब तक जिंदा हूँ टी सीरीज़ में पहले नंबर पे आप ही होंगे। और मैं गुलशन जी को इसलिए बोलता हूँ कि उनका जाना हमारे करियर के लिए बड़ा घातक था, और हमारे करियर के लिए ही नहीं, म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए। उनके जाने के बाद से जो डेटोरेशन म्यूज़िक में आया है, जिसको आज तक लोग संभाल नहीं पाए। वो आदमी बहुत विजनरी आदमी था। उस आदमी को मैं कानसेन बोलता था। उनको म्यूज़िक का सेंस नहीं था, मगर उनको ये सेंस था कि कौन सा गाना हिट है और कौन सा गाना फ्लॉप है। 1 सेकंड लगता था उनको ये बोलने में। मैं तुमको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ।
अगर वो मुंबई में हैं तो उनकी शाम मेरे बगैर नहीं कटती थी। और जब भी बुलाएं, भैया आ जाएं। अच्छा, उनको दूध पीने की आदत थी कि शाम को हम आपके साथ दूध पिएंगे। मैंने बोला भैया देखिए, मैं या तो रात को दूध पीता हूँ या सुबह पीता हूँ, आप ऐसे टाइम पे बुलाते हैं। ओ भैया थोड़ा सा पी लें, एकदम शुद्ध गाय का दूध है। और बड़े शौकीन थे खाने पीने के। खैर, मुझे बोले कि एक, और ऐसे ले जा के मुझे कोने में, अपने ही घर के हाल में कोने में लेके गए कि जैसे कोई कोहिनूर हीरा मुझे दिखा रहा हो कि कोई और चोरी ना कर ले। भैया एक कमाल की चीज़ आपको सुना रहा हूँ, मगर एक वादा करिए कि आप केवल मेरी फिल्म में देंगे। अरे मैं बोला पापा जी आप कमाल करते हो यार, आप सुना रहे हो तो आपकी फिल्म में दूंगा। नहीं नहीं भैया आप मेरे में ही देंगे, मगर मैं, और इसको भैया अगर आप लिख देंगे ना तो ये गाना सुपरहिट हो जाएगा, ये मुझे पक्का पता है। मैंने बोला सुनाइए तो सही। तो अब मैं वो गाना तुमको गुनगुना रहा हूँ कि अब देखिए उस आदमी का विज़न। वो कहीं यूपी के रिमोट गांव में, उनकी दुकानें हर जगह हुआ करती थी टी सीरीज़ की, क्योंकि उस वक्त कैसेट्स और सीडी का ही ज़माना था। तो गए होंगे, तो उन्होंने एक फोक गाना वहाँ सुना, बट उनके कान को लगा कि यार ये गाना हिट है। वो गाना क्या था, भोजपुरी का गाना है। जब से सिपाही से, जब से सिपाही से बनल हवलदार रे, नथुनिए पे गोली मारे सैया हमार रे, नथुनिए पे गोली। और इतना ही स्लो टेम्पो। मैंने बोला पापा जी ये कौन, हिंदी में कौन सुने। अरे भैया आप समझिए यही तो जादू है आपका। ये मुझे पता है कि आपका जादू इसमें अगर आया ना। अब वो एकदम जिद पे आ गए, करने लगे। तो मैंने अच्छा रुकिए, दीजिए मुझे, मैं करता हूँ कुछ। खैर, अब वो आ गई वो फिल्म गोविंदा की दूल्हे राजा। और जब वो गाना मेरे पास, मैंने आनंद मिलिंद से कहा कि यार ये गाना बड़ा अजीब गाना है, इसको क्या करें। तो उस वक्त मुझे याद है चिन्नी प्रकाश एक बड़े मशहूर डांस डायरेक्टर थे, वो कर रहे थे। तो उन्होंने आके बोला कि देखिए समीर जी, अगर ये रिदम पे आपने मुझे दे दिया तो मैं क्या गोविंदा को नचवाऊँगा, तो आप कुछ करो इसके लिए। तो मैंने बोला कि यार चिन्नी, आनंद मिलिंद ही फंसेगी। तो मैंने बोला यार एक काम करो, इस गाने की एक मॉडर्न ट्यून बनाओ और मैं इसके बोल घुमाता हूँ। एक ही चीज़ है, गोली मारे, इसको मैं लेके आता हूँ। कैसे लेके आऊँगा, पहले तुम ट्यून। तो आनंद मिलिंद ने ट्यून क्रिएट की, तब जाके वो गाना मैंने वो वहाँ से शुरू किया। अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे। बस अब सिटिंग पे पापा जी को बुलाए, 5 मिनट तक मेरा हाथ चूमते रहे। भैया यही जादू था। अब देखिए मैं इस गाने में क्या आग लगाता हूँ, और क्या आग लगी तुमको सबको पता है। आज भी वो गाना फिर रिक्रिएट हुआ, फिर रिक्रिएट हुआ। तो कहीं ना कहीं टी सीरीज का मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा रहा है। और पापा जी को तो मैं एक तरह से फादरली फिगर मानता हूँ, और उनका बड़ा एहसान है मेरी ज़िंदगी के ऊपर। उनके बेटे भी उस परंपरा को निभा रहे हैं, भूषण कुमार। नहीं बेटा, भूषण की सोच अलग है, भूषण की दुनिया अलग है। मैं कई बार उनसे मिला भी, मगर कहीं उनके दिमाग में कमर्शलाइजेशन बहुत है। वो हर चीज़ को पैसे से आंकते हैं। वो कलाकारों को समझते नहीं कि कलाकार केवल पैसे से प्रभावित नहीं होते, कलाकारों को आपका प्यार चाहिए। गुलशन जी ने हमको कम से कम 20 बार ऑफ़र किया होगा। मेरे घर पे कई बार उन्होंने पैसे भिजवा दिए, मैंने कभी नहीं। उन्होंने गाड़ी, ये वो सब ऑफ़र किया। उस ज़माने में वो सबको गाड़ी देते थे, मुझे कितनी। मैंने बोला नहीं पापा जी, मैं 1 रुपया ऐसा नहीं लूँगा जिस पे मेरा हक नहीं है। मैं वही पैसा आपसे लूँगा जो गाने का होता है। और उस बात से बहुत प्रभावित रहे, और इस बात से कहीं मैं दुखी भी हूँ कि भूषण को उन बातों की समझ नहीं है। वो भूल गया कि उनके पिता ने कैसे कैसे आर्टिस्ट बनाए। 90s के जितने भी टॉप कंपोजर हैं, नदीम श्रवण हो, अन्नू मल्लिक हो, आनंद मिलिंद हो, इन सब के करियर को बूस्ट देने वाले
एक ही आदमी, दिल देखिए आनंद मिलन, क़यामत से क़यामत, क़यामत से क़यामत भी उन्होंने ही खरीदी थी। और नदीम श्रवण को तो आशिकी के बाद उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो अनु मलिक को, जब अनु मलिक का गुलशन जी का साथ हुआ तो अनु मलिक के करियर में एक अलग ही निखार आया। तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट पैदा करते थे, उनको मालूम था, और इसीलिए आर्टिस्टों का भी उनके प्रति उतना ही लगाव था कि जब वो टी सीरीज का काम करते थे तो अपना बेस्ट देते थे। वो बात भूषण में नहीं है, और यही वजह है कि अब टी सीरीज में वो म्यूजिक नहीं आ रहा है जो गुलशन जी के ज़माने में आया करता था। जैसा आपने बताया सर कि गुलशन कुमार को एकदम वास्ट नॉलेज थी संगीत की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो पुराने कलाकार और दो ऐसे कलाकार आधुनिक दौर के, हीरो या आप हीरोइन भी हो सकती है, ऐसे दो कलाकार पुराने और दो कलाकार नए जिनको संगीत की ज़बरदस्त समझ है जबकि वो संगीत के स्टूडेंट नहीं है। कहने का मतलब ऐसे हीरो या हीरोइन जिनकी संगीत में जो उनका दखल है आपको भी चकित कर जाता है कि अरे ये कैसे ये सेंस कर लेते हैं, ऐसे नाम। डेफिनेटली आर्टिस्टों का तो नाम ही मतलब मेरे सामने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट, एक ज़माने में थे मनोज कुमार थे, राज कपूर साहब थे, ये केवल समझ नहीं थी, ये म्यूजिक जानते थे। जैसे बच्चन साहब हैं, ये उस जनरेशन के कुछ लोग थे जिनको म्यूज़िक का कमाल का सेंस था, क्योंकि मैंने उनके किस्से सुने हैं, मैंने राज जी के किस्से सुने हैं, मैंने मनोज कुमार तो खुद ही डायरेक्टर थे। और जब डायरेक्टर या वो सेलेक्टर जो आपका म्यूजिक चूज करने आ रहा है, पसंद करने आ रहा है, या तो वो आप पे यकीन करे या उसमें इतनी समझ हो कि आपसे जो निकलवाए वो राइट चीज़ हो। अभी के तो मुझे लगता है किसी आर्टिस्ट में नहीं है, और जिनमें है उनमें एक ही सेंस है कि उस म्यूजिक को ख़राब कैसे किया जाए। अब वो आर्टिस्ट हैं तो कुछ भी बोलते हैं, और ये सारे लोग जो हैं ना, ये भेड़ चाल चलने वाले, एक भेड़ जिधर चली, एक गाना हिट हो गया तो इनको सबको वही गाना करना है। उस ज़माने में देखो, राज कपूर की फ़िल्मों का वेरिएशंस देखो, आप मनोज जी की फ़िल्मों का म्यूज़िक सुनो, आप पोइट्री सुनो, उनको शायरी की समझ से, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे शायरों से गाने लिखवाए। संतोषानंद जैसे आदमी को पकड़ के लेके यहाँ से गए और क्या गाने उनसे लिखवाए। सो अजीत कजरवास को लेके गए उन्होंने, वो क्या वो राज कपूर क्या था, मेरे फिर भी तेरा इंतज़ार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो ये लोग शायरी को समझते थे। शैलेंद्र जी ने क्या क्या गाने, हसरत जयपुरी ने क्या क्या गाने राज जी के लिए लिखे, खुद डफ बजाते थे, खुद ट्यून गाते थे। और वो कलाकारों से मैं उनके तरीके बताऊं, उनका एक लोनी फार्म हुआ करता था जहां वो अपने केवल म्यूज़िक वर्ल्ड के लोगों को लेके जाते थे, और वहाँ इतना खूबसूरत वो माहौल था, पहाड़ियाँ, लेक, और उस लेक पे उनका अपना एक ब्रिज था, उस ब्रिज के बीच में बैठते थे और आर्टिस्टों को बोलते थे हम काम करने नहीं आए हैं, केवल खाने पीने आए हैं, कभी मूड होगा तो कर लेंगे। और फिर रात को जब वो डफली लेके बैठते थे तो जो गाने, अब वो ज़माने ख़त्म हो गए। अब किसी के पास म्यूजिक के लिए टाइम नहीं है, किसी को लिरिक्स की समझ नहीं है, कुछ भी। देख तो रहे हो म्यूजिक अब बैकग्राउंड में चला गया, धुरंधर में गाने बैकग्राउंड में यूज किए गए हैं। सो कहीं ना कहीं वो शिद्दत ख़त्म हो गई। और यहीं से मैं एक सवाल और उठाएंगा, एक आपका बड़ा मशहूर प्रसंग है कि आनंद बख्शी साहब से आपकी बात हुई, उन्होंने वो चौंक गए कि आपने एक गाना लिखा है, 2 लाइनें उनको, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, वो चौंक गए। क्या आज की पीढ़ी में आपसे किसी यंग लिरिसिस्ट की बात होती है जो आप उनको वैसा ही आशीष दें जैसा आनंद बख्शी साहब ने आपको दिया था, जो आपको प्रभावित करता हो और जो आपसे टच में रहता हो कि बताइए कहाँ मुझसे गलती हो रही है या कुछ मार्गदर्शन करिए? नहीं बेटा, उनको तो आजकल के जो गीतकार हैं उनकी कमाल की एक बात है, वो मेरा नाम लें या मुझे अपना गुरु माने तो उनको लगता है कि इसमें मेरा इंसल्ट हो जाएगा। वो नाम किसका लेते हैं? जब भी उनसे पूछो कि आपके फेवरेट लिरिक राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर कौन हैं, तो 2 ही नाम उनको लेना होता है। उनकी समझ में आए या ना आए, एक गुलजार साहब और एक जावेद अख्तर साहब। नहीं, गुलजार साहब और AR रहमान।
भले गुलजार की शायरी का उनको एक वर्ड पता नहीं हो, उनको लगता है ये 2 नाम लेने से उनका स्टेटस बड़ा हो जाएगा। अब उनको लगता है कि बख्शी का नाम ले लें, समीर जी का, हाँ यार कमर्शियल लोग हैं इनका। हमारे ज़माने में हम लोग जब थे, मैं एक ज़माने में बख्शी साहब का और मजरू साहब का कंपटीटर हो गया था, मगर उसके बाद भी मैं उनसे पूछता रहता था और उन्होंने कभी नहीं। एक बार मैंने मजरू साहब से कहा कि अंकल कई बार मुखड़ा लिखने के बाद अंतरे में मैं फंस जाता हूँ, तो जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, उन्होंने और कहा भी कि देख तू मेरा कंपटीटर है, मगर तेरे पिता को मैं इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे बच्चे की तरह है, तू आ जा, मैं तुझे बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। तो जैसे एक गुरु शिष्य को सिखाता है, वैसे उन्होंने बताया कि मुखड़े के बाद अंतरे को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे तो कभी, मैं इन लोगों को, और आज भी मैं बोलता हूँ, जब लोग मुझे बख्शी से कंपेयर करते हैं उनसे, मैं कहता हूँ कि मैं कम से कम 5 जन्म और लूँ न, तब जाके बख्शी के कहीं आसपास पहुँचूँगा। ये इन लोगों ने, मेरे पिताजी ने, बख्शी साहब ने, मजरू साहब ने, साहिर, शैलेंद्र, इंदिवर, इन लोगों ने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं, आप उधर मुड़ के देखो ही मत। आपकी जो औकात है, अपनी औकात में रहो, आप जो कर सकते हो अपना बेस्ट करो, वो आवाम को फैसला करने दो, उनको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वही आपको सारा जवाब दे देंगे। तो बख्शी साहब तो मेरे लिए, मैं तुमको बताऊं, बचपन से जब मैं वो गाने उनके सुनता था ना, ABCD छोड़ो नैनो से नैना जोड़ो, इतना दिल में अंदर आया कि यार ऐसा गाना लिखना हो तो मुझे आए मज़ा, क्योंकि ऐसा गाना मैं लिखना चाहता हूँ। तो इतना सीखा है, इतना, और अभी भी उनका कोई गाना सुनता हूँ ना तो रूह कांप जाती है कि इस आदमी ने किरदार को कैसे जिया। और ऐसा लगता है, सुभाष जी कितनी बार बोल चुके हैं कि जब आनंद बख्शी को मैं गाना देता था, सिचुएशन बताता ही नहीं था, उनके गाने से मैं सिचुएशन क्रिएट करता था। और वो गाना ऐसे लिखते थे कि गाने का विजुअल, गाने का मूवमेंट, गाने का फील मुझे ऑटोमेटिकली उसमें दिखने लगता था, बिकॉज ही वॉज द विजनरी। वो आदमी बोले 2 मिनट में सौदागर की कहानी ख़त्म हुई सुना के, 1 सेकेंड में उन्होंने मुखड़ा बोल दिया कि ले सुभाष, तेरा टाइटल गाना लिख दिया, दिल ले ले दिल देकर सौदागर सौदाकर सौदागर। तो बोले ये वो राइटर थे जिनका मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मैंने तो उनसे सीखा और आज भी सीख रहा हूँ, और जब तक सांस चलेगी सीखता ही रहूँगा। मगर आज की पीढ़ी को सीखना, किसी को गुरु कहना, वो उनका इंसल्ट लगता है। उनको लगता है कि अरे भाई का मतलब मुझे नहीं आता। नहीं नहीं, मैं तो इनका बाप, मैं खुद ही हूँ, ये क्या मुझे सिखाएंगे। तो ये सब आजकल शिष्य नहीं पैदा हो रहे हैं, गुरु पैदा हो रहे हैं बेटा। गुरु घंटाल कहिए। मैंने घंटाल तो तुम लोग समझ सकते हो। मैं यही कहूँगा कि आजकल गुरु पैदा हो रहे हैं। जो बोले बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बाप पैदा हो रहे हैं, तो वही शिष्य नहीं पैदा हो रहे हैं, गुरु पैदा हो रहे हैं। सर लौटते हैं उसी पे जहाँ से चर्चा, ये सवाल शुरू हुआ था, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं। इस गाने से इस फिल्म के ऐसे गाने कि लोगों की शादियां कंप्लीट नहीं होती थी। इस फिल्म के अगर गाने नहीं बजे तो लोग की रस्में होती थी। 7 फेरे बाद में पहले राजा हिंदुस्तानी का गाना बजेगा, फिर उसके बाद 7 फेरे होंगे। तो राजा हिंदुस्तानी आशिकी से एक ही पायदान अगर मैं कम रखूं या बराबर रखूं, दोनों के बराबर फैन फॉलोअर हैं। राजा हिंदुस्तानी भी एक ज़बरदस्त एल्बम, उसकी कुछ कहानियां बताइए। धर्मेश दर्शन की थी जी, वो, जी। और उसकी कुछ कहानियां बताइए। बेटा राजा हिंदुस्तानी जब शुरू हुई तो उसी प्रोड्यूसर की एक और फिल्म शुरू हुई थी, दुश्मनी। सनी देओल, जैकी सराफ और शेखर कपूर उसके डायरेक्टर थे। बड़ी पिक्चर थी। और राजा हिंदुस्तानी बात छोटी फिल्म, उस हिसाब से छोटे बजट की फिल्म थी, आमिर खान और करिश्मा कपूर। तो लोग जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर हमारे थे, उनका ये था कि सर आप दुश्मनी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी सिटिंग फिल्म है और इसके गाने सुपरहिट होने चाहिए। बल्कि उसकी सिटिंग के लिए हम लोग लोनावाला गए, होटल में रुके शेखर के साथ भी काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। इतना कमाल का ब्रिलियंट आदमी और म्यूज़िक की ऐसी समझ। खैर, तो राजा हिंदुस्तानी को तो
उन लोगों ने ऐसे ही लिया कि हाँ यार एक छोटी पिक्चर भी साथ में शुरू कर दी है, इस पर भी कुछ काम करते रहो। कहानी जब हमने सुनी तो मुझे एक फिल्म याद आ गई, शशि कपूर और नंदा की एक फिल्म थी, जब जब फूल खिले, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। ये मेरा इतना पसंदीदा गाना था बचपन का कि मुझे लगे कि यार बख्शी साहब ने क्या लिखा है गाना। तो जब परदेसी परदेसी में लिख रहा था, उसके अंतरे तुम सुनोगे ना, तो परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाने का अंतरा सुनना, और तो बहुत सी लाइनें, बहुत से थॉट एज इट इज़ मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है। पतझड़ के फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ के आते ही ये खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस फिल्म की कहानी, उसके किरदार, उसमें जो एक भोलापन, जो लोनापन उसका था, जो उसमें भी था, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस कहानी से। और ऊपर से नदीम श्रवण, तो नदीम को तो ऐसी कहानी मिल जाए तो बस, और वो कंपटीशन, तो उनको लगेगा कि अच्छा साला ये वो पिक्चर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहा है, तो ऐसा म्यूजिक देता हूँ कि उस पिक्चर का कहीं अता पता नहीं चलेगा, हमारा म्यूजिक ही इस पिक्चर पे भारी पड़ जाएगा। और वही हुआ, फिर काम हुआ। बख्शी साहब का ऐसा था बेटा कि मैं उनसे जब मिलते थे ना, पहली बार जब पिताजी आशीर्वाद दिलवाए थे लक्ष्मीकांत के सिटिंग रूम में, तो बहुत प्यार से गले मिले, अरे अनजान का बेटा आजा आजा आजा। और जब मिलते थे मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता था, पापा जी कुछ ठीक ठाक लग रहे हैं गाने? तो बोलते थे नहीं मेहनत कर, अभी वो फ्लैशेस नहीं आ रहे हैं। वो उनकी सॉन्ग राइटर की एक लैंग्वेज होती है कि वो फ्लैशेस नहीं आ रहे हैं। पहले मुझे समझ नहीं आया फ्लैशेस क्या होता है यार। अच्छा, तब तक मैंने आशिकी वाशिकी लिख के भी उनको यही पूछूं, तब भी यही बोले, तो मुझे लगे कहीं कुछ गड़बड़ी है। मैं हमेशा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता रहता हूँ। खैर एक दिन फ़ोन आ गया, वही रात का किस्सा, वो जब निकले पिक्चर के सुन, तब वो लैंडलाइन नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं था, तो लैंडलाइन उनकी आवाज़ में पहचानता, क्योंकि उनसे मिला बहुत बार था, बात किया। अरे मैंने बोला पापा जी इतने बजे? बोले सुन चला, तू मेरे से आशीर्वाद मांगता था, मैंने दे तो दिया था, मगर आज तुझे असली आशीर्वाद देता हूँ। आज तेरी एक फिल्म देख के आया और मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ में पूछ, मैंने बोला कि यार आ गया, अब एक गीतकार पैदा हो गया जो किरदार जीने लगा है, इसका हाथ पकड़ना अब मुश्किल है। अरे मैं बोला कौन सा गाना सुन लिया आपने? तो मुझे लगा परदेसी परदेसी, आप पूछो ज़रा पूछो बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, बहुत अच्छे गाने हैं, कमर्शियल गाने हैं, बट जो गाना तूने लिखा है ना, और जो कहानी को जो निचोड़ा है, वो लाइन जो तुमने अभी बोला कि तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल मेरा दिल है खिलौना नहीं, वहाँ किरदार के जज्बात को तुमने निकाल कर रख दिया। तो मैंने बोला अब हट जाओ, अब इसको रोका नहीं जा सकता, अब इसको छोड़ दो मैदान में। वो उनकी बात ने मुझे कितना मुतासिर और कितनी ऊर्जा दी है, मैं तुमको बता नहीं सकता। उस दिन से मुझे लगा कि अब कुछ और बेहतर करना होगा, क्योंकि ये लोग वो थे कि अगर फिर तुम कहीं इधर उधर डगमगाए ना, तो तुरंत फ़ोन आ जाएगा, क्या बेटा अब आ गए अपनी औकात में। तो आज तक उसी कोशिश में हूँ कि यार ऐसे ही कुछ गाने लिखूँ, ताकि हाँ जो हैं नहीं हमारे बीच भी जहाँ भी हैं, उनकी रूह को सुकून मिले कि हाँ यार कोई अच्छा काम कर रहा है। अब सर एक सवाल, इसी सवाल से, ये हमारे जितने दर्शक हैं, इनफैक्ट भारत में बॉलीवुड संगीत, फिल्मी संगीत, हिंदी संगीत जो लोग सुनते हैं, ये उनका सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप जब भी गाना लिखते होंगे, संगीतकार भी कोई धुन बनाता है, उसके जहन में आ जाता है कि यार ये सिंगर गाएगा ये गाना। आप जिस दौर में आपने ख्याति पाई और जिस दौर में आपने हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाना शुरू किया, उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, विनोद राठौड़ और अभिजीत, ये लोग भी उसी दौर में उभरे, उसी दौर में सुपरस्टार बने। मेरे दो सवाल हैं। पहला, क्या ऐसा होता है कि आप गाना लिख रहे हो, आपके दिमाग में सिंगर है कि हाँ यही जस्टिस कर पाएगा, यही न्याय कर पाएगा? दूसरा, क्या कभी आपने संगीतकार से कह के सिंगर बदलवाए क्या, कि जरा आप ये इसको ले लेते तो बड़ा अच्छा होता और गाने के साथ न्याय हो पाता? देखो बेटा, उस ज़माने में ये जो फैसला होता था कि सिंगर कौन होगा, ये मेनली संगीतकार का काम होता था।
क्योंकि कंपोजिशन उनकी होती थी, बेबी उनकी होती थी, और गिन के यही जो तुमने नाम लिया यही थे। नदीम श्रवण के नो डाउट सबसे फेवरेट कुमार शानू और याग्निक थे। आनंद मिलिंद ने उदित नारायण को जन्म दिया और उदित नारायण के मैक्सिमम गाने उन्होंने किए। बाकी एक सिंगर के साथ ज़रूर ऐसा हुआ कि एक रिकॉर्डिंग में एक कोई और सिंगर गाने वाला था और वो आया नहीं, तो मैंने आनंद मिलिंद से बोला कि यार एक लड़का हमसे आता रहता है, मिलता रहता है, स्ट्रगलर है बेचारा, उसको अब, और प्रोड्यूसर इस जिद पे आ गया कि नहीं मुझे आज तो आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि मुझे गाना सूट बिना आवाज़ के नहीं करना और डमी आवाज़ नहीं चाहिए। तो हमने बोला, उन्होंने बोला बताइए, तो मैंने अभिजीत का नाम लिया। और कमाल है कि अभिजीत को फ़ोन गया और अभिजीत आया, और आज भी अभिजीत इस बात के लिए कहता है कि मेरे करियर में आप लोगों का बहुत बड़ा अगर वो गाना नहीं मिला होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा गाना था, फिल्म थी बागी, कुमार गा रहे थे, अमित कुमार वो गाना गाने नहीं आए, चले गए साथ कोलकाता, तो अभिजीत को बुलाया गया, चांदनी रात है तू मेरे साथ है। वहाँ से जो अभिजीत के करियर को बूस्ट मिला, वो बात कहीं और चली गई, और अभिजीत उस बात का आज भी शुक्र अदा करता है। मैं इसीलिए उसको बोलता हूँ कि बहुत कम ऐसे सिंगर हैं जो जिन लोगों ने उनके करियर में थोड़ा योगदान दिया है, उनको वो आज भी याद करते हैं। अब एक सवाल सर, जो हमारी जनरेशन है, जिसको आपने अपने कलम से पॉलिश किया है, हमें ये सेंस दिया है कि देखो गाने क्या होते हैं। मैं एक बात बताऊं, हम लोग भी जब गानों में हिंदी समझने लगे, दिलचस्पी लेने लगे, हमें लगता था कि समीर जी के गाने इतने सिंपल क्यों होते हैं, इसमें कोई ऐसा शब्द क्यों नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता। हम लोग उसी को लेखक मानते थे, अरे यार कुछ ऐसा शब्दों की हमें डिक्शनरी खोलनी पड़े। बाद में पता चला कि जो आम जन की भाषा है, जो आपको एहसास करा दे आप ही की भाषा में आपका सुख क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, वियोग क्या है, विषाद क्या है, आपने वो सब किया। और ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपके पहले के मैं गीतकारों को जानूं, वो इतना सरल नहीं लिखते थे। सरल ऐसा नहीं कि सरल आप जानबूझ के लिखते थे, आपको पता है कि यही जाएगा दर्शकों के दिल तक, तो इतना सरल कैसे? जैसे हम लोग मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, हमें भी एक ही गाइडलाइन है हमारी, सरल से सरल भाषा में दर्शकों से समाचार पहुंचा दो या उनका हाल व्यूअर तक पहुंचा दो। तो ये आपने कहीं तो आपने खुद को चेंज किया, या शुरू से आपका फोकस था कि सरल भाषा में लिखूंगा, हिंदुस्तान की ज़ुबान में लिखूंगा, हिंदुस्तानियों की ज़ुबान में लिखूंगा, ताकि मैं आपको कहूं मर्सिडीज़ चलाने वाला हो या ट्रक चलाने वाला, आपके गाने हर जगह हैं। इसके पीछे वजह क्या है? नहीं बेटा, देखो पहली बात तो ये मैं बताऊं कि जिस मीडियम के लिए मैं लिखने आ रहा था, जैसा मैंने आनंद बख्शी को बोला, उन्होंने भी हमेशा, उनका एक भी गाना तुमको ऐसा नहीं सुनाई देगा जिसमें ऐसी कोई भाषा या ऐसा कोई शब्द हो जिसको आप न समझ सकें। तो उनको मैं फॉलो करता था। तो पहले तो जैसा मैंने कहा कि ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी, तो मुझे लगा कि ये भाषा तो ये होनी चाहिए। अब चूँकि आम आदमी की भाषा भी वही है, और आप लिख किसके लिए रहे हो? आम आदमी के लिए। जैसे तुमने बोला कि अब आप जेनजी को टारगेट कर रहे हैं, तो जब आप जेनजी के लिए लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जेनजी की भाषा क्या है और जेनजी चाहता क्या है। तो ये तो पहले से प्री प्लान था कि जो भी लिखूंगा आसान लिखूंगा, मुश्किल तो कभी मुझे ट्राई भी नहीं करना है, कि नहीं मुझे जानबूझ के कभी कोशिश करूं कि नहीं यार इस गाने को थोड़ा मुश्किल करूं, तो चाहूं भी तो मुझसे नहीं हो, क्योंकि वो अभी आदत में शुमार हो गया, वो मैं नहीं कर सकता। मगर फिर जब मैंने मुड़ के देखा कि अच्छा मेरे से पहले के जिन लोगों ने लिखा, जो ग्रेटेस्ट राइटर हुआ करते थे, शैलेंद्र जी, साहिर साहब, मजरू साहब, तो मुझे लगा कि नहीं यार इन लोगों ने भी तो उतना ही आसान लिखा। अब वो तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा, कि इससे आसान क्या हो सकता है? शैलेंद्र जैसा आदमी है लिखता बेटा। तो और हसरत जयपुरी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज़ ना होना कि तुम मेरी, और साहिर साहब पे आओ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, क्या है इसमें? क्या फिर कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। तो ये जब मजरू साहब, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा,
भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन ज़िंदगी का। सो मैंने समझ लिया कि इनके यही गाने ब्लॉकबस्टर हुए जिनको इन्होंने भाषा में बहुत सरलता दे दी, क्योंकि देखो, हम जो गाना लिखते हैं अपने लिए नहीं लिखते, हम दो लोगों के लिए लिखते हैं। एक तो फिल्म में जो किरदार होता है, जो कलाकार होता है, उसकी भाषा क्या है। जैसे मैं कूली नंबर 1 लिखता हूँ तो मैं टपोरी बन जाता हूँ, और जब मैं साजन लिखता हूँ तो मैं शायर बन जाता हूँ, आशिकी लिखता हूँ तो आशिक। तो उस किरदार को पहले जीना, फिर ये देखना पड़ता है कि क्या ये गाना कॉमन ह्यूमन बीइंग के इमोशंस के कहीं आसपास जाता है कि नहीं। ये मेरा गाना कोई क्यों गाएगा, कोई टूटा दिल वाला होगा, या कोई प्यार में होगा, या कोई तन्हाई में होगा, या कोई फ्रस्ट्रेशन में होगा, या कोई मस्ती में होगा, या कोई डिस्कोटेक में होगा। तो अगर उन तमाम मंज़र पे ये गाना फिट नहीं होता, इसका मतलब है आप जो लिख रहे हो वो कहीं जाएगा नहीं, वो एक बेईमानी है। वो स्वांतः सुखाय के लिए लिख लो, खुद ही लिखो, खुद ही सुनो और खुद ही एंजॉय करो। तो हमेशा टारगेट पॉइंट सिंपल लिखना शुरू से था। कभी मैंने एक गाना केवल, वो भी डायरेक्टर के कहने पे, कि समीर जी इसमें थोड़ा सा आप भाषा थोड़ी सी ऐसी रखिए कि लोग चमत्कृत हों, तब जाके मैंने वो गाना लिखा। मगर वो भी देखो मुश्किल होते हुए कितना आसान था। बहुत मशहूर लता जी का वन ऑफ द बिगेस्ट, जिसको बोलते हैं पसंदीदा गाना है कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। लता जी और बाला सुब्रमण्यम का इतना बड़ा हिट गाना है वो, कि तुम केवल एक लाइन गाओ पूरा क्राउड गाने लगता है। तो कस्तूरी और सिंदूरी का मैंने जब इस्तेमाल किया तो उस डायरेक्टर को इन दोनों शब्द का मतलब पता नहीं था, मगर उसने मुझे लिबर्टी दी थी। और उसने जब शूट किया तो मुझे लगा कि यार इस आदमी को शब्द नहीं समझा, मगर शब्द की गहराई। वो गाना तुम देखो, फिल्म थी वंश, और उसने वो गाना ऐसे शूट किया है जैसे कि पेंटिंग कर दी है। आपको सेलुलाइट में ऐसा दिखेगा कि जैसे हीरो हीरोइन को जो विजुअल उसने लिए। और सिंदूरी जब बोलता है शायर, तो वो सूरज जब ढलने का जो वक्त होता है, जब उनका कलर सिंदूरी होता है, उस मंज़र को उसने कैप्चर किया है। तो ऐसा बहुत रेयर हुआ। इसे एक पिक्चर मैंने लिखी थी कमला हसन जी की, हे राम, गांधी जी के लाइफ के ऊपर पिक्चर थी, डायरेक्टेड बाय कमला। हाँ कमला। तो उसमें गाना था कि सौरभ सौरभ सारा भुवन, और उन भाषा बड़ी संस्कृत निष्ठ थी क्योंकि गांधी जी की शादी का गाना था। तो वहाँ पे भाषा में वो गहराई चाहिए होती है। ए.आर. रहमान थे उसमें? नहीं, उसमें पहले थे एल सुब्रमण्यम जी, ये जो वायलिनिस्ट है ना, कविता के हस्बैंड। बाद में कुछ उनसे बात बनी नहीं, तो फिर उन्होंने इलैयाराजा को लिया। इसमें इलैयाराजा जी का। सर बस अब इंटरव्यू को आखिरी दौर में जाते हैं, बस 2-3 सवाल और। आपकी जोड़ी जब ये 90s ढलान पे आया, और एक होता है हर चीज़ का एक दौर होता है, 90s ढलान पे आया तो दो संगीतकारों ने मोर्चा संभाला। अब आप तकनीकी रूप से दक्ष कहिए या जैसा भी कहिए कि वो गाने कितने साउंड थे कितने नहीं टेक्निकली, लेकिन दर्शकों की, श्रोताओं की जुबान पर वो चढ़े। वो दो संगीतकार हैं, हिमेश रेशमिया और प्रीतम। आपने इन दोनों के साथ काम किया और इन दोनों ने कम से कम 8 से 10 साल जबरदस्त मनोरंजन किया, दोनों में रेस लगी। इन दोनों से मतलब ये दोनों आपको, आपकी क्या चर्चा होती थी? क्योंकि आपके बोल ही तय करते थे। मतलब मैं आपके बोल सुनता था तो ये भी आ जाता था, अच्छा ये प्रीतम का है, ये हिमेश रेशमिया का है। तो आप क्या संगीतकार के हिसाब से भी बदल देते हैं शब्द? और इन दोनों से जुड़ी कुछ बातें जो इनका प्रेम आपके प्रति, या कोई ऐसा गाना आपने दे दिया कि इन्होंने कहा सर हिट हो गया, मज़ा आ गया? थोड़ा ये जब इन लोगों के साथ बैठता हूँ ना, तो संगीतकार का एक मिजाज समझ में आ जाता है कि ये हिमेश तो मेरे इतने बड़े फ़ैन थे कि हिमेश के साथ तो मैं काम करने के लिए नहीं तैयार था। द क्रेडिट गोज़ टू सतीश कौशिक कि बड़ी मुश्किल से मुझे मना के तेरे नाम में लेके आए। पहले हिमेश को देखता था तो मुझे लगा इस आदमी का एटीट्यूड ठीक नहीं है, और मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, इसके साथ जमेगी नहीं मेरी। मगर जब जमी तो ऐसी जमी कि तुम सोच नहीं सकते हो कि आज तक मेरे ख्याल से हिमेश के 95% गाने मेरे ही हैं।
और ही ऑलवेज ट्रीट मी लाइक अ फादर। आज भी बहुत बड़ा नाम उसका है, मगर जहाँ भी मिलता है पाँव छूता है। वही इज्जत, वही प्यार, वही भरोसा उसको आज भी मुझ पे है। प्रीतम, प्रीतम मेरी ज़िंदगी में एक हादसे की तरह है। असल में मुझे प्रीतम ने नहीं, मुझे आदित्य चोपड़ा ने बुलवाया। उसके पहले मैंने उनकी 2 फिल्में लिखी थी, आईना और ये दिल लगी। दोनों का म्यूजिक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। जब भी कोई लड़की देखती जब है, भी ये दिल लगी, दिल बोले ओले ओले, और आईना का वो गाना गुड़िया रे गुड़िया मेरा मेरा दिल चुरा के ले ले। जा। और उसमें भी एक लता जी का बड़ा मशहूर गाना जो उनको बहुत पसंद था कि ये रात खुशनसीब है जो अपने चाँद को कलेजे से लगा के सो रही है, यहाँ तो गम की सेज पे हमारी आरजू अकेले मुँह छुपाए रो रही है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, हमारी दोनों फिल्मों के आपके गाने सुपरहिट हैं, अब एक चैलेंज के लिए मैंने आपको बुलाया है। कि वो तो रोमांटिक फिल्में थी, सोशल फिल्में थी, मुझे पता था उसमें आप हिट गाना देंगे, मगर ये एक्शन फिल्म है, इसमें अगर समीर जी आपने मुझे हिट म्यूजिक दे दिया ना, और मैंने इसके लिए एक नया म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया जिसका नाम है प्रीतम। मैंने बोला कोई बात नहीं, देख आदि मैं चैलेंज से कभी भागता नहीं, तो एक चैलेंज ये भी सही। और वो पिक्चर थी धूम, धूम 1, भयानक एक्शन। और पहली जो ट्यून थी वो ट्यून फेल हो गई थी, क्योंकि वो आदि को ट्यून पसंद नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि मैं सर ये ट्यून सुन चुका हूँ, आप इस पर अटेम्प्ट मत करो। और प्रीतम और उसका डायरेक्टर दे वर वेरी श्योर कि नहीं, ये ट्यून तो सर आप कुछ भी कह लो, ये ट्यून पता नहीं आदि क्यों नहीं इसको पसंद कर रहे हैं, आप कन्विंस कर देंगे ना तो ये सुन लेंगे। तो मैं गया तो मैंने कहा आदि सुन, क्यों नहीं पसंद है तुझे, पहले रीजन दे। तो वो पहले वो ट्यून याद है, दा 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 दा, तो उसमें प्रीतम कोई डमी वर्ड गाता था, मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला। वो जैसे ही लैला सुने आदित्य का दिमाग ख़राब, यार ये कहाँ पुराने ज़माने का शब्द लेके आ रहा, लैला पहला मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने आदि को बोला कि आदि तुमको लफ्ज़ों पे एतराज़ है ना, तो मैं वो लैला वाला नहीं लिखूँगा, तो मुझे एक मौका दे दे, अगर तुझे जो मैं लिखूँगा अगर नहीं पसंद आए तो कैंसिल कर। बोला नो प्रॉब्लम सर, अगर आप आजमाइश लेना चाहते हैं तो जाइए। यू कांट बिलीव, मैं वहाँ से निकला और वो ट्यून सुनता रहा मैं कि यार इसमें क्या फिट करूँ, कैसे करूँ कि ये गाना आदि को समझ में आ जाए। 15-20 मिनट के अंदर वो ट्यून मैं गुनगुना रहा था, दा 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 दा। उसी में मुझे याद आया कि यार इस पिक्चर का टाइटल है धूम। मैंने बोला अगर ये कहीं धूम इसमें फिट कर दूं मैं, तो ऑटोमेटिकली धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। अरे मैंने बोला ये तो खेल हो गया, क्योंकि किसी फिल्म का टाइटल अगर आपने उसकी ट्यून पे फिट कर दिया तो डायरेक्टर उसको कैंसिल कर ही नहीं सकता। और वही हुआ, मैं वहीं से गाड़ी टर्न की मैंने, और मैंने बोला आदि मैं आ रहा हूँ। उसने जैसे ही सुना ही जंप्ड आउट, बोला सर हो क्या, अब आप आगे लिख दो, मुझे सुनना नहीं है, हो जाए। तो वहाँ से जो प्रीतम की शुरुआत हुई, और वही प्रीतम की लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई। और उसके बाद भूल भुलैया तक, अभी मैंने अपनी भूल भुलैया का तीसरा वर्सन भी खुद लिखा हो, जो सोनू निगम ने गाया, मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन। सो कहीं ना कहीं हिमेश के बारे में तो मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि हिमेश ने मुझे जवान किया। मैं उम्र के उस पड़ाव पे था जहाँ से मुझे लगने लगा कि ठहरने का वक्त आ गया क्या। और तेरे नाम के बाद हम दोनों ने फैसला किया, हिमेश ने बोला कि सर देखो अब ये रंग पे जाएंगे ना तो ये धीरे धीरे डेकोरेशन की तरफ ये कलर जा रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। हमने बोला कर बेटा। और उसी वक्त वो गाना आशिक बनाया। तो वो आनंद बख्शी की बेटी का बेटा उस फिल्म का डायरेक्टर था, आदित्य दत्त, वो उनकी बेटी का बेटा है, सगी बेटी का। तो वो जब ये टाइटल लेके आया तो मैंने उसको बोला कि यार तुझे और कोई टाइटल मिला नहीं था, ये मेरे गुरु का इतना बड़ा गाना, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं आशिक था, शायर बनाया, शायर था आशिक बनाया आपने, कहाँ लेके आया यार, मैं इस पर क्या लिखूँ। तो हिमेश को मैंने बोला बेटा इसको उड़ाओ, साले का टाइटल गाना नहीं करते हैं।
बोला सर आप फिक्र मत करो, मैं यही ट्यून ऐसी बनाऊंगा ना कि आप किसी के बाप को नहीं पता चलेगा कि उस गाने से इसका कुछ लेना देना। और ट्यून क्या थी, गाना क्या था, तुमने सुना ही है। उस गाने ने जो हिमेश को हिमेश बनाया, और वो एक नया ब्रिज शुरू हुआ और एक नया मोड़ म्यूजिक में आ गया। लोग पागल हो गए। हिमेश के कार्यक्रम में अहमदाबाद में गया था, जैसे ही इसने वो गाना शुरू किया ना, झलक दिखला जा एक बार आ जाया जाया, अरे ऐसा मुझे लगा कि क्राउड पागल हो जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पूरा ऑडिटोरियम। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सर इनको कंट्रोल करो, ये साले क्या करेंगे इनका। सो क्या होता है, उसने मुझे एक नया रंग दे दिया बेटा। सर रंग आपने क्या भी दिया? है, अब नहीं मैंने तो देखो अब उसने सर इसलिए क्योंकि हिमेश रेशमिया का संगीत में उफान तो आया ही। आप मतलब दर्शक बिलीव नहीं करेंगे, फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड हिमेश रेशमिया को मिला था, आशिक बनाया आपने। तो क्या देखा बेटा, जो मैं कभी भी किसी चीज़ की खुद क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। इसमें एक म्यूजिशियन से लेके एक स्पॉट बॉय से लेके सबका काम होता है, आर्टिस्ट से लेके डायरेक्टर से लेके। हाँ, हम उस टीम का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली उस सफलता में थोड़ा बहुत हाथ रहा होगा, मगर मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि जिसके साथ काम करूँ उसके ट्यून, उसके काम, उसके मूड को जस्टिफिकेशन दूँ और बेस्ट करने की कोशिश करूँ। तो प्रीतम ने भी जो काम किया, प्रीतम ने एक अलग तरह का म्यूजिक क्रिएट किया। प्रीतम ने जो एक टेस्टेड फार्मूला चल रहा था ना कि मुखड़ा ऐसे आता है, मुखड़े के बाद अंत, उसने वो सब तोड़ दिया। पहले ये था कि वन लाइनर मुखड़ा ही अच्छा होता है, उसने मुखड़े के ऊपर इतनी लाइनें बनानी शुरू कर दी, फिर मुखड़ा लेके आया। तो कहीं ना कहीं हर आदमी का जो सफल है उसमें उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसकी अपनी बहुत बड़ी मेहनत है। कोई आदमी जो सफल होता है उसमें कोई ना कोई गुण जरूर होता है। लेकिन सर आपको पता है आपके फैन तीसरी दुनिया में भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दैनिक जागरण का एक पेपर कटिंग मुझे भूलती नहीं, झलक दिखला जा एक बार आजा, गुजरात या कहीं की जगह थी। लोग बताते हैं कि किसी जगह पे भूत आने लगे थे सर। तीसरी दुनिया आपने सुनी है खबर? अरे बाप रे, उस वक्त तो लोग डरते थे। एक बार मेरे घर में भी लोगों ने बुलाया, लगा के देखते हैं कि सब, कहीं बोले सांप आता है, कहीं बोले भूत आता है, बोले साला गाने में कुछ गड़बड़ है क्या। तो कई बार कुछ कुछ गानों के साथ ये सब किदवंतियाँ चल जाती हैं। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल, फिर इस शानदार इंटरव्यू खत्म करते हैं। सर हमने अभी कुछ दिन पहले देखा एक जाने माने शायर बशीर बद्र साहब, उनका इंतकाल हुआ। हमने देखा कि जो राजकीय सम्मान उन्हें हासिल होना चाहिए वो नहीं मिला। 20-25 लोग जनाजे में गए। तो एक गीतकार हो, शायर हो, जिसने पूरा शबाब देखा हो, जिसने पीक देखा हो, जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो क्या ये जो दृश्य हमने देखा वो पीड़ादायक था? तो क्या यही उसके नसीब में आता है या फिर कुछ ना कुछ वजह होती है? मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन दुनिया से सभी को जाना है, हमें भी, आपको भी। दुनिया समीर अंजान को कैसे याद रखे और समीर अंजान इस दुनिया से क्या चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, आज के दौर में ना एक बड़ी कमाल की बात है कि सब जो है ना उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। जो चमक दमक की दुनिया में नहीं है ना, वो कितने भी मशहूर हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि साहिर साहब, शैलेंद्र पहले निकल गए। ये तो वो दौर है कि अगर साहिर शैलेंद्र भी जाते तो शायद ऐसे ही 10-20 लोग तुझे दिखाई दे जाते। तो ये बड़ी ही जो लिखा था उन्होंने कि ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ लोग, अब देखना, अब बशीर बद्र लीजेंड हो जाएंगे, बशीर बद्र के नाम पे सम्मान शुरू होंगे, बशीर। मगर उनके जीते जी उन्होंने मॉनिटरली प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस की, बहुत तकलीफ़ में रहे बेचारे, बड़े सालों तक बीमारी ग्रस्त भी रहे। जो आदमी खुद लिखता है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे, ऐसा शायर जिसके गज़लें लोगों की ज़ुबानों पे हैं, लोग आज भी गली गली और नुक्कों पे उनकी शेर सुनाते रहते हैं, लोग उनके बारे में बात कर। मगर देखो ये त्रासदी, देखो कि इतना बड़ा शायर गया और तुम बोल रहे हो कि उसके जनाजे में 15-20 लोग गए। ये कितना दुखद है। ये लोग, जब वो आदमी रहता है तब क्यों नहीं उसको वो इज्जत देते हैं यार। इससे ज़्यादा आप एक कलाकार से और क्या उम्मीद रख सकते हैं।
उसने उसको जो काम अल्लाह ताला ने दिया, उसने इतना खूबसूरत काम किया, मुशायरों की दुनिया में जो उनका नाम था, और मैं उनका इतना बड़ा मुरीद रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि उनकी रूह को सुकून दे। इतना बेहतरीन काम किया है उन्होंने कि जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। और मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि एक बार मेरा उनका आमना सामना हुआ। उनको किसी ने गलती से कोई फिल्म लिखने के लिए बुलाया, उसकी सिटिंग रूम से निकले और मेरी एंट्री हुई तो मुझे उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि बेटा तुम जो काम करते हो वो बहुत मुश्किल काम है। अरे ये तो मैं अंदर गया तो मुझे बोलता है धुन पे गाना लिखना होगा। मैंने बोला भैया ये धुन क्या होती है, हम शायर लोग हैं, हम जो लिख के देंगे बना सकते हैं तो बनाओ। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, बेटा बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। ईमानदारी देखो, काम के प्रति ईमानदारी कि भैया ये गली हमारी नहीं है, हमको नहीं लिखना, वरना वो आदमी बाहर निकल के 100 गाली देता कि साले क्या लिखते हैं फिल्म वाले, फिल्म में कोई म्यूजिक होता है, कोई शायरी होती नहीं। बड़ी ईमानदारी से बात स्वीकार करके निकल गए। तो ये दुख है, ये कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि हम उनके फ़ैन हैं, उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। और जो पीढ़ियाँ जिन्होंने बहुत कुछ पिछली अगली पीढ़ी को दिया है, उन पीढ़ी वालों को सोचना पड़ेगा कि आप उनको कुछ दो या मत दो, सम्मान तो दो यार। उस आदमी के परिवार को लगना चाहिए था कि उस आदमी ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को और संगीत प्रेमियों को। मगर यही तो है, यही दुख है। और ये दुख जो है ना, ये अभी तक सबके साथ जा रहा है। अभी आप देखिए किसी बड़े स्टार के घर में एक बर्थडे भी हो ना तो पूरा मीडिया वहाँ घुसा रहता है। बशीर बद्र निकल गए, किसी को ज़रा भी कोई खबर तक नहीं आई। धीरे धीरे लोगों से तक बात अब पहुँची है। ये कहीं ना कहीं दुख है, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ सही मामले में। सर आपने जो ईमानदारी का जिक्र किया बशीर बद्र साहब का, वही ईमानदारी मैं आप में इस सेंस में कह रहा हूँ कि 4 फिल्म फेयर हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम है सबसे ज़्यादा गाने लिखने का। लेकिन जब आप खुद के बारे में कुछ बातें बताते हैं, कुछ कहानियाँ जिसमें आपका जिक्र है, तो एक संकोच झलकता है। आप झिझकते हैं अपने बारे में बात करते हुए। तो ये ईमानदारी मैंने आप में भी देखी। बस आप ये वाकई मेरा आखिरी सवाल है, आपसे बात करता हूँ तो मुझे घड़ी नहीं कैलेंडर देखना पड़ता है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि बस चर्चा चलती रहे। राजनीति की दुनिया में कुछ आपके ऐसे दीवाने, आपके ऐसे प्रशंसक जिनको हम लोग जानते हैं, जिनको जो बड़े नाम है, जो आपसे मिले और आपके फ़ैन हो कि आपके गाने हम सुनते हैं, कुछ पॉलिटिक्स की दुनिया में कुछ आपके फ़ैन? देखो बेटा, कम लोग, मैं राजनीतिज्ञों से थोड़ा कम मिलता हूँ, मगर इवन मोदी साहब ने पार्लियामेंट में मेरे फादर के गाने का उद्घोषणा में उन्होंने उनका गाना बोला। वो गाना जो था कि मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह, गर कदम ही साथ ना दे, शराबी का गाना। और ये अवार्ड मिला था ये इस गाने को? नहीं अवार्ड पप्पी लहरी का म्यूजिक था, इस गाने को मिला था? नहीं कुछ नहीं बेटा, पिताजी को आज तक कोई बड़ा सम्मान मिला ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी और बहुत दुख का विषय है। जिस आदमी ने आशिक मतलब खैके पान बनारस वाला और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और रोते हुए आते हैं हम हंसता हुआ जो जाएगा, उस आदमी को इस इंडस्ट्री ने नकारा। उस आदमी को बहुत कुछ देना चाहिए था और वो दर्द उन्होंने प्रकट किया था जब मुझे पहला फिल्म फेयर मिला कि इस काली औरत का मुझे बड़ा शौक़ था, मगर ये मुझे कभी नसीब नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि मैं डिज़र्विंग नहीं था, मगर ये सब भाग्य की बात है। तो क्या है, सब मेरे ख्याल से जितने गडकरी साहब ने मुझे कहा, मुझे सम्मानित करते हुए कि समीर जी आपको पता नहीं कि आपके गानों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में कितना बड़ा काम किया। उनके बल्कि मैं निवास स्थान पे उनके जगह पे नागपुर में जाके मैंने एक म्यूजिकल प्रोग्राम उनके लिए पेश किया। बहुत बड़े फ़ैन हैं। इवन जब भी जिस भी पॉलिटिशियन से मैं मिलता हूँ, सब दीवाने हैं मेरे गानों के। जिन जिन से मैं मिला हूँ कोई ऐसा, अरे सर आपके तो सारे गाने सुन के मैं जवान हुआ हूँ, आपके सारे गाने मैंने सुने हैं। तो आज तक मैं जितने पॉलिटिशियन से मिला हूँ कोई ऐसा नहीं है जिसको मेरे गानों के बारे में या मेरे बारे में पता नहीं हो। सही बात है सर, चाहे आप बोटॉक्स इंजेक्शन ले लीजिए, क्रीम पाउडर लगा लीजिए, जिम चले जाइए, जवानी अगर 2 सेकंड में पानी है तो आपके गाने अगर सुन लें तो आदमी जवान हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया इंटरव्यू, शॉर्ट एंड स्वीट, और बहुत अच्छे से तुमने
पूरी ज़िंदगी को समेट के एक खूबसूरत पैकेज बना दिया। मुझे लगता है इस इंटरव्यू से लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने और मुझे जानने का मौका मिलेगा। तो तुझे बहुत बधाई देता हूँ और एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन में कम करो मगर अच्छा करो। वो जो राजेश खन्ना का डायलॉग था ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो छोटे में सारी बात कह जाओ, यही बहुत बड़ी खूबी है जो तुमने कहा कि आसान शब्दों में बड़े ख्याल लिखो, तब आप बड़े गीतकार बन सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टॉप सीक्रेट पर ये थे हमारे साथ लिविंग लेजेंड समीर अंजान सर। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जो समीर अंजान की कलम से निकला है।